नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम हैं। बाबूलाल मरांडी धनवार से चुनाव लड़ेंगे, वहीं चंपाई सोरेन सरायकेला से उम्मीदवार होंगे। सीता सोरेन जामताड़ा से उम्मीदवार हैं। रांची से सीपी सिंह को टिकट मिला है। जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा उम्मीदवार हैं। चंदन कियारी से अमर बावरी, राजमहल से अनंत ओझा को टिकट दिया गया है। दुमका से सुनील सोरेन, कोडरमा से नीरा यादव होंगी उम्मीदवार। जमशेदपुर पूर्वी सीट से पूर्णिमा दास साहू को टिकट मिला है, जो रघुवर दास की बहू है। बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, झरिया से रागिनी सिंह, देवघर सीट जो एससी के लिए आरक्षित है वहां से नारायण दास, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, बोकारो से बिरंची नारायण को टिकट दिया गया है। निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा होंगे उम्मीदवार। तो बीजेपी ने 68 में से 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहली लिस्ट में ही कर दिया है। यानी पहले चरण और दूसरे चरण दोनों ही चरणों के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर देने से बीजेपी ने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई है और इससे उम्मीदवारों को काफी ज्यादा वक्त क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा, चुनाव के लिए अपने पक्ष में माहौल बनाने का मौका मिलेगा। तो बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, पहली लिस्ट जारी कर दी है। 81 सीटों में से 68 बीजेपी और 10 सीटें आजसू के खाते में गई हैं। इसके अलावा 2 सीट पर जेडीयू और 1 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो है उसको चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में 68 में से 66 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही कर दिया है और अपने उम्मीदवारों को कह दिया है कि अब क्षेत्र में जाइए और अपने लिए जनता के बीच जाकर काम करिए। तो झारखंड बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और इससे 66 उम्मीदवारों का नाम स्पष्ट हो गया है कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। महत्वपूर्ण यह है कि 68 उम्मीदवार बीजेपी के खाते में होने हैं। 68 सीटों पर बीजेपी को चुनाव लड़ना है, जिसमें से 66 सीट पर कैंडिडेट बीजेपी ने पहली लिस्ट में जारी कर दिए हैं। धनवार से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ेंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजमहल से अनंत ओझा, बोरियो से लोबिन हेम्ब्रम, लिट्टीपाड़ा से बाबूधन मुर्मू, महेशपुर से नवनीत हेम्ब्रम को टिकट मिला है। शिकारीपाड़ा से परितोष सोरेन, नाला से माधव चंद्र महतो उम्मीदवार होंगे। जामताड़ा से सीता सोरेन, दुमका से सुनील सोरेन उम्मीदवार हैं। जामा से सुरेश मुर्मू, जारमुंडी से देवेंद्र कुंवर, मधुपुर से गंगा नारायण सिंह, सारठ से रणधीर कुमार सिंह, देवघर से नारायण दास, पुड़ैयाहाट से देवेंद्र नाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। गोड्डा से अमित कुमार मंडल, महगामा से अशोक कुमार भगत, कोडरमा से नीरा यादव, बरकट्ठा से अमित कुमार यादव, बरही से मनोज यादव, बरकागांव से रोशनलाल चौधरी, हजारीबाग से प्रदीप प्रसाद और सिमरिया से उज्जवल दास बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बगोदर से नागेंद्र महतो, जमुआ से मंजू देवी, गांडे से श्रीमती मुनिया देवी, गिरिडीह से निर्भय कुमार शाहबादी, बेरमो से रविंद्र पांडे, बोकारो से बिरंची नारायण, चंदन कियारी से अमर कुमार बावरी, सिंदरी से तारा देवी, निरसा से अपर्णा सेन गुप्ता, धनबाद से राज सिन्हा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राज सिन्हा को लेकर पहले संशय था, लेकिन उनके नाम पर मुहर लगी है। झरिया से रागिनी सिंह, बाघमारा से शत्रुघ्न महतो, बहरागोड़ा से दिनेशानंद गोस्वामी, घाटशिला से बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं। पोटका से मीरा मुंडा और जमशेदपुर पूर्व से पूर्णिमा दास साहू रघुवर दास पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू हैं, तो उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। सरायकेला से चंपाई सोरेन, चाईबासा से गीता बालमूचू, मझगांव से बड़कुंवर गगराई, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा, चक्रधरपुर से शशिभूषण समद, खरसावा से सोनाराम बोदरा को उम्मीदवार बनाया गया है। तोरपा से कोचे मुंडा, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, खिजरी से राम कुमार पाहन, रांची से सीपी सिंह, हटिया से नवीन जायसवाल उम्मीदवार हैं। इसके अलावा कांके से जीतू चरण राम, मंदार से सन्नी टोप्पो, सिसाई से अरुण उरांव, गुमला से सुदर्शन भगत, बिशुनपुर से समीर उरांव उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिमडेगा से श्रद्धानंद बेसरा, कोलेबिरा से सुजान जोजो, मनिका से हरिकृष्ण सिंह, लातेहार से प्रकाश राम, पांकी से कुशवाहा शशिभूषण मेहता, डाल्टनगंज से आलोक कुमार चौरसिया, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी भुइया, हुसैनाबाद से कमलेश कुमार सिंह और गढ़वा से सत्येंद्र नाथ तिवारी। इसके अलावा भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही
पार्टी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। यानी कुल ये 66 उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कर दिया है। और धीरज ठाकुर हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जी झारखंड के स्थानीय संपादक। धीरज बताएं जरा, अब चूंकि लिस्ट जारी हो गई है, किस तरह की हलचल रांची में अब दिख रही है? क्योंकि अभी तो सिर्फ बीजेपी ने जारी किया है, उसके सहयोगी दलों ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है। देखिए, हलचल ये है कि फिलहाल जो है एक बैठक सीएम हाउस में चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं और गठबंधन के और कई लोग मौजूद हैं। जो खबरें आई थी कि आरजेडी नाराज है, उस नाराजगी को दूर करने के लिए बैठ के की जा रही है। उम्मीद है कि वो नाराजगी जल्द ही दूर कर ली जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। विपक्ष में ये चल रहा है और पक्ष में सत्ता पक्ष जो है वो बैठ के कर रही है और विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट आ गई है। लेकिन अब अगर उम्मीदवारों की लिस्ट देखेंगे अभिषेक, जो इससे पहले हमारी आपकी बातचीत हो रही थी, उसमें 13-14 सीट से ज़्यादा ऐसा सीट है, या तो उम्मीदवार बदले गए हैं या फिर नए उम्मीदवार को चांस दिया गया है, या फिर उनको कहीं दूसरे पार्टी से आकर के ज्वाइन किए हैं, उनको दिया गया है। जैसे बड़कागांव रोशन लाल चौधरी, आज ही उन्होंने ज्वाइन किया है पार्टी, देर शाम ही आज ज्वाइन किया है। वैसे ही डॉक्टर मंजू देवी जो जमुआ से हैं को दिया, उन पर भरोसा जताया गया है। कुछ रणनीति बीजेपी ने तैयार की है, जैसे जामताड़ा, जो सीता सोरेन को जामताड़ा से टिकट देना एक रणनीति के तहत माना जा रहा है, क्योंकि वहां के वोट बैंक जो है आप देख सकते हैं, बीजेपी प्लस आदिवासी वोट बैंक को लेकर के उन्होंने ये रणनीति अपनाई है। कल ही एक खबर आई थी कि सुनील सोरेन और लुइस मारांडी दुमका सीट को लेकर के दोनों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, लेकिन आखिरकार जब सीता सोरेन को टिकट मिला था और सुनील सोरेन को वहां से हटाया गया था, उनका टिकट काट दिया गया था, तो दुमका सीट से लुइस मारांडी को न दे करके सुनील सोरेन पर भरोसा जताया है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो पोटका मेनका सरदार इससे पहले विधायक हुआ करती थी पोटका से, जो कोल्हान क्षेत्र में आता था, लेकिन इस बार मीरा मुंडा को दिया गया है। कांके में, मांडर में संजय टोपो को टिकट दिया गया है। तो एक रणनीति बनाई गई है बीजेपी की तरफ से कि कुछ नए लोगों को भी चांस दिया जाए, साथ ही पुराना जो एंटी इनकम्बेंसी होता है स्थानीय स्तर पर, उनको भी हटाया जाए। तो इस तरह से एक पूरी तरह से लिस्ट तैयार होगी। लेकिन जैसे जैसे उम्मीदवारों की लिस्ट आई है, लोग जानेंगे, समझेंगे, तो उस पर और कुछ प्रतिक्रिया हो सकती है, कुछ नाराज भी हो सकते हैं। तो ये अभी आज कल से और कुछ देखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये चूंकि ऐसा रहा है कि बीजेपी इन चीज़ों को बहुत नियंत्रण करने में काफ़ी हद तक कामयाब रही है कि अगर बगावत हो तो हाँ, ये एक चीज़ ज़रूर हो सकता है कि यहाँ पर अगर आपने दूसरे दलों से आए लोगों को दिया है, तो जो आपके पहले से उस क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से सक्रिय हैं, उनका सहयोग कितना मिलेगा, ये एक चुनौती हो सकती है। लेकिन ऐसे खुलकर बगावत जैसी चीज़ें बीजेपी ने अब तक कंट्रोल किया है, इस बार पता नहीं कितना कर पाए। जी, अभी आपने देखा हरियाणा चुनाव में बगावत बीजेपी में हुए और कांग्रेस में भी हुए, लेकिन बीजेपी में बगावत जो हुए उसके बीजेपी के जो बड़े नेता हैं दिल्ली से जाकर के छोटी छोटी मीटिंग करके उनके घर पे जाके उस बगावत को दूर किया, उनकी नाराजगी को दूर किया और फिर से पार्टी का काम वो करने लगे। तो बीजेपी इसमें माहिर मानी जाती है कि छोटे मैनेजमेंट करके, अब भले ही कितने भी बड़े नेता क्यों न हो, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है कि कोई नाराज़ है और किसी व्यक्ति किसी नेता से वो सुलझ सकता है, तो वहाँ पर वो बीजेपी के नेता वहाँ पर आते हैं, चाहे कितने भी बड़ा नेता न हो, वो आकर के उसको नाराज़गी उसकी दूर करते हैं। तो ये बीजेपी का एक रणनीति होता है और उसी के तहत बीजेपी
को आप जो दूसरे राज्यों में देखा है कि कामयाबी मिली है, उसी के तहत। बिल्कुल, अब चूंकि कहते ज़रूर हैं कि पहले लिस्ट जारी कर देना या गठबंधन में सीटों का ऐलान कर देना मनोवैज्ञानिक बढ़त मिलती है। मनोवैज्ञानिक बढ़त कहते हैं क्योंकि बढ़त उसको सिर्फ नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो जनता तय करेगी कि किसे आगे बढ़ाना है, किसे पीछे छोड़ना है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक बढ़त की बात करें तो हाँ, विरोधियों पर एक दबाव ज़रूर बनता है जब आपके सामने वाले दल ने पहले ही ऐलान कर दिया है। क्या वाकई जो आप कह रहे हैं कि मीटिंग चल रही है, आरजेडी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया मीडिया में आकर? शायद वो चीज़ें पर्दे के पीछे रहती तो कंट्रोल होता, लेकिन आज ही बीजेपी ने, चूंकि कल गठबंधन का ऐलान कर दिया, आज सीट शेयरिंग पर अपने कैंडिडेट भी बीजेपी ने जारी कर दिए और आज ही के दिन आरजेडी ने कह दिया कि हमारी बात नहीं सुनी गई तो हमारे लिए विकल्प खुले हैं। ये विकल्प खुले हैं जैसी बात करके एक प्रेशर बना दिया है बीजेपी ने कि आप जल्दी से जल्दी करें क्योंकि हम तो बढ़त ले ही रहे हैं। देखिए, आरजेडी की जो नाराजगी है अब सीट को लेकर के जो है वो तो है ही। दूसरी बात, नाराजगी आरजेडी को इस बात को लेकर के है कि जब तेजस्वी यादव और मनोज झा जैसे नेता आरजेडी के रांची में मौजूद हैं, यहाँ पर हैं, रात में वो सीएम हाउस में हेमंत सोरेन से मिल भी चुके हैं, उसके बाद भी जब अनाउंसमेंट करना था, सीट का बंटवारे का अनाउंसमेंट करना था, एक फार्मूला तैयार किया गया, उसके तहत जो कहना था मीडिया के सामने, प्रेस कॉन्फ्रेंस था, तो उसमें उनको क्यों नहीं बुलाया गया? तो एक नाराजगी की सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है। दूसरी बात है कि पिछली बार 7 सीट आरजेडी को दी गई थी। इस बार कहा जा रहा है, जो खबरें आ रही है कि हो सकता है कि उससे कम सीट दिया जाए, 4 से 5 सीट दिया जाए और लेफ्ट का सीट बढ़ाया जाए। तो ये सब कारण है और उसी कारण को, उसी विवाद को, उसी नाराजगी को दूर करने के लिए अभी जो मीटिंग चल रही है, हो सकता है कि जल्द ही वो मामला सुलझ जाए। लेकिन धीरज, वही कहते हैं ना कि नाराजगी किसी वजह से हो, यही तो राजनीतिक चरित्र होता है। और कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए। आरजेडी जिस चीज पर आज आपत्ति जता रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। उस गठबंधन में सबसे ज्यादा ताकत उसकी है, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं है। फिर आरजेडी को इफ बट की वजह क्यों होती है? आरजेडी ने जो बिहार में किया अपने सहयोगी दलों के साथ लोकसभा चुनाव में, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसी तरीके से यहां पर दिखाया अपना। देखिए, आरजेडी को लगता है कि उनका वोट बैंक यहाँ पर है, वोट जो बेस होता है वो यहाँ पर है, खास करके बिहार से सटे हुए इलाकों में, जिलों में उनका एक वोट बैंक है और पहले भी वो जीतते रहे हैं। झारखंड में जब बिहार और झारखंड एक रहा है, उसके बाद भी वो जीतते रहे हैं। लेकिन आप देखिए, इसी में जब आपने जो कहा कि बीजेपी के एलाइज में क्यों नहीं नाराजगी होती है और यहाँ क्यों होती है, क्योंकि धीरज, आपको याद होगा ना कि आरजेडी ने बिहार में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से बात तक नहीं की थी, सीट शेयरिंग हुआ ही नहीं था और उससे पहले आपने कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया था, सिंबल भी बांट दिए थे तमाम कैंडिडेट्स को आरजेडी ने। तब आरजेडी को ये गठबंधन धर्म की शायद याद नहीं आई, लेकिन आज झारखंड में उसको याद आ रही है कि हमें क्यों नहीं बिठाया गया। बिल्कुल, जहां बोलना होता है वहां तो बोलना ही पड़ेगा। जो भूमिका में, जिस भूमिका में रहते हैं, उस अब बिहार में जब वो उनको वो बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं तो वो अपनी ताकत दिखा रहे थे, अपनी राजनीतिक ताकत दिखा रहे थे बिहार में। लेकिन यहाँ पर अगर जेएमएम है, उसने कर दिया है, अब क्यों किया है इसको थोड़ा सा खंगालना होगा। दूसरी बात, आपने जो अभिषेक कहा कि बीजेपी की तरफ क्यों नहीं होती है, तो बीजेपी, मुझे जो खबर है कि थोड़ी बहुत नाराजगी आजसू के साथ भी थी और जेडीयू के साथ भी, लेकिन उनके प्रभारी आज भी जा करके उनके यहाँ कल आजसू जो प्रमुख हैं सुदेश महतो, उनके यहाँ जाकर के खुद हेमंता विश्व शर्मा 2 घंटे वहां पर बैठे हैं। जो 1-2 सीट पर अगर नाराजगी थी उनको दूर किया गया है। जेडीयू को ज्यादा सीट की अपेक्षा थी, उसको सिर्फ 2 सीट मिली है, लेकिन उसको भी मना लिया गया और खुद एक किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और जो सांसद है राज्यसभा, वो अपने सहयोगियों के घर जा करके अगर बात करते हैं तो समझिए कि वो मामला सुलझने की बात जल्दी आ जाती है। ये चीज बिल्कुल आपने सही बात कही धीरज, क्योंकि एनडीए में ये चीज है कि बीजेपी मीटिंग्स बहुत करती है, वो सहयोगी दलों के साथ भी ताबड़तोड़ मीटिंग्स होती है। मतलब पिछले 1 महीने से ऐसा लगता है कि सुदेश महतो हो या जेडीयू के साथ हो या बीजेपी के नेता हो,
इतनी बातचीत करते हैं कि वो चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। वो चीज़ें महागठबंधन में कहीं ना कहीं कमी नजर आती है कि यहाँ मीटिंग्स नहीं हो। हेमंत सोरेन ने इनिशिएटिव खुद लिया, वो दिल्ली आए, दिल्ली आकर राहुल गांधी से मिले, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने, आरजेडी ने क्या बातें की और क्यों सीट शेयरिंग को लेकर इतना कह देना पड़ा पब्लिकली आकर कि हमारे पास विकल्प खुले हैं, हम दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। हमारे साथ शंभुनाथ जी भी जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। शंभुनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। बहुत धन्यवाद आपका। बीजेपी ने सीट शेयरिंग भी कर ली, एनडीए ने कर लिया, उसके बाद ये जो 66 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई, वो भी फटाफट बीजेपी ने 68 में से 66 जारी कर। अच्छा, आपको रोकते हैं शंभू जी, थोड़ा रोकते हैं। एक और बड़ी खबर है, एक बार दर्शकों को बता देते हैं। बिहार से खबर आ रही है, उपचुनाव के लिए भी बिहार में बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। 2 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट होंगे। तरारी से विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया गया है, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बीजेपी ने आज ही झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और उसके फौरन बाद बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें 2 पर बीजेपी कैंडिडेट होंगे, तरारी और रामगढ़। इन दोनों सीटों के लिए भी उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है। विशाल प्रशांत तरारी से चुनाव लड़ेंगे, अशोक कुमार सिंह रामगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। चलिए एक बार फिर से हम लौटते हैं झारखंड वाले मसले पर। हमारे साथ शंभुनाथ जी जुड़े हुए हैं। शंभुनाथ जी, वही सवाल मेरा कि 66 उम्मीदवार का ऐलान कर दिया बीजेपी ने, सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया सार्वजनिक तौर पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। ये कितना मनोवैज्ञानिक बढ़त जो कहते हैं हम लोग, कितना फायदा इसका होता है? नहीं, देखिए, ये फायदा तो हमेशा होता है अगर आप पहले घोषणा करते हैं। एक तो समय बहुत कम है। आप देखेंगे कि बहुत प्रचार के लिए आज 19 तारीख हो रहा है, 18 तारीख को पहले चरण का प्रचार जो है वो बंद हो जाएगा, 18 नवंबर को। तो आप समझिए कि 1 महीने से भी कम का वक्त नहीं, 18 नहीं, 11 नवंबर को, क्योंकि 13 को चुनाव है ना पहले चरण का। हाँ, 11 को इसका हो जाएगा और 18 नवंबर को दूसरे चरण का। मतलब आप दूसरे चरण के लिए भी 1 महीने से कम का वक्त जो है वो बच रहा है। जी, तो जाहिर है कि जब समय कम हो और रणनीति आपको मजबूत किलेबंदी करनी हो, तब तो आपको ऐसी बढ़त लेनी पड़ती है और ऐसी बढ़त का हमेशा लाभ दिखता है राजनीति में। हालांकि बीजेपी की तैयारी और पहले से थी, लेकिन इस बार क्योंकि एक सीट पर कैलकुलेटिव थी बीजेपी, सहयोगियों को कौन सी सीट देनी है, कहां कौन सी सीट पे सहयोगी मजबूत है, कहां हम मजबूत हैं, इन तमाम चीजों का आकलन हो रहा था। एक उम्मीदवार को तोला जा रहा था, उस हिसाब से भी इसने बढ़त हासिल कर ली। दूसरी तरफ अभी इंडिया ब्लॉक में मतभेद ही पैदा हो गया। आज तो राजद का बयान आपने सुना ही, आपने उसकी चर्चा ही की जी। मैं भाजपा की जो सीट घोषित हुई है, वो एक बड़ी बात यह है कि ज्यादातर विधायकों के टिकट इन्होंने बरकरार रखे हैं। सिर्फ 2 विधायक किशुन दास सिमरिया से जो है, उनकी जगह उज्जवल दास को बनाया है और कांकेर से समरी लाल का टिकट काटकर जीतू चरण राम को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि जमुआ से भी टिकट कटा है, लेकिन जमुआ से जो उम्मीदवार होते थे इनके, या जमुआ से जो विधायक थे केदार हाजरा, तो वो उन्होंने कल जो है जेएमएम की सदस्यता ले ली थी और वहां इन्होंने मंजू देवी को टिकट दिया है। सिंदरी में इंद्रजीत महतो जो लगातार अस्वस्थ हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी को बनाया गया। इसके अलावा बाकी तमाम सीटों पर उम्मीदवार बरकरार रखे गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी आमतौर पे हमने हरियाणा में देखा था कि 25% विधायकों के लगभग टिकट काट दिए थे बीजेपी ने, लेकिन झारखंड में 25 में से सिर्फ 4 में से भी आप कहें कि वास्तविक तौर पे 2 ही टिकट कटे हैं। बिल्कुल, किशुन दास का सिमरिया से और कांके से समरी लाल। क्योंकि हरियाणा में चूंकि सरकार में थे ना और सीएम बीच में बदलना पड़ा था, तो एक विवाद वाली गुंजाइश थी, तो बीजेपी ने वहां पर छटाई अभियान चलाया था। और यहां पर बीजेपी को लग रहा है कि हम अपने किसी भी सीनियर लीडर को अभी नाराज नहीं करें ताकि हमें सरकार में आने का मौका मिले। बिल्कुल। और जिनको उम्र के पैमाने पे भी जिनकी बात कही जा रही थी, उनको भी बीजेपी ने बरकरार रखा है। रांची से सीपी सिंह को और विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी को। तो कुल मिला के बीजेपी ने एक सौहार्दपूर्ण और ज्यादा विद्रोह न हो, ये इसकी कोशिश की है। और जो गौर करने वाली बीजेपी की लिस्ट में बात है वो 3 है। एक तो अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी पोटका से चुनाव उम्मीदवार होंगी, पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार आपको रोकना चाह रहे हैं। रांची से विधायक सीपी सिंह कुछ कह रहे हैं, वो जरा सुन लेते हैं। झारखंड को बिल्कुल बीमारू राज्य बना दिया है, उसमें परिवर्तन होगा और भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन करने में समर्थ है। सीपी सिंह जिंदाबाद। तो सीपी सिंह कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने झारखंड को एक बीमारू राज्य बना दिया है
और उस बीमारू राज्य का इलाज करने में, उसे बीमारू राज्य से बाहर निकालने में बीजेपी ही सक्षम है। इसीलिए हमारी सरकार आएगी, क्योंकि जनता को ऐसा लगता है। सीपी सिंह इस तरह से जाहिर तौर पर टिकट भी उनका कंफर्म हो गया है, तो उत्साहित भी हैं, और जो भी कह भी रहे थे शंभुनाथ जी, शंभू जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो गौर करने वाली बात है कि अर्जुन मुंडा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी जगह उनकी पत्नी मीरा मुंडा कोटका सीट से उम्मीदवार होंगी। और रघुवर दास जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनकी बहू जो अब तक राजनीति में सक्रिय नहीं थी, उनकी बहू पूर्णिमा दास को जमशेदपुर पूर्वी सीट से, जिससे रघुवर दास परंपरागत तौर पर लड़ते रहे हैं, उस सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। चंपा सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये गौर करने की चीज है, एकमात्र आदिवासी लीडर हैं, दो आदिवासी लीडर हैं, बाबूलाल मरांडी और सीता सोरेन। इन दोनों को सामान्य सूट से उतारा गया है। बाबूलाल मरांडी आज धनबाद सीट से लड़ रहे हैं, और सीता सोरेन जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बीजेपी की लिस्ट में गौर करने वाली बात है। इसके अलावा बीजेपी ने 11 महिला विधायकों, 11 महिला प्रत्याशियों को जो है वो टिकट दिया है। तो ये गौर करने की चीज है बीजेपी की लिस्ट में। लेकिन हम लोग सारी चीजों पर बात करेंगे कि इसका फायदा, चूंकि कहा गया कि बीजेपी को एक बढ़त मिलती है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से भी हम लोग एक बार फिर बात करेंगे, चूंकि धीरज ठाकुर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। धीरज, जो हम बात कर रहे थे कि देखिए ये फर्क जो बताया जा रहा है कि बीजेपी या फिर कहें एनडीए और महागठबंधन में क्या फर्क है, मैं कह रहा हूं कि हेमंत सोरेन ने इनिशिएटिव लिया था, वो दिल्ली गए थे और मिलकर आए थे, वहां से लग गया था कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। बड़ा दल है जेएमएम, बड़ी ताकत है जेएमएम, इससे गठबंधन में भी किसी को इनकार उनके नहीं होना चाहिए था। बीजेपी ने बिहार को ही, पड़ोसी प्रदेश को ही देख लेते हैं, बिहार में बीजेपी एक समय नीतीश कुमार की पार्टी से छोटी पार्टी मानी जा रही थी। बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार की पार्टी होती थी, बीजेपी दूसरे नंबर पर। लेकिन समय के साथ साथ बीजेपी ने तब भी अच्छा तालमेल बनाया, और अब बीजेपी ने बड़े भाई की भूमिका जब निभाई तब भी उसी तरह से तालमेल को बरकरार रखा। वो चीज शायद कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन में नहीं कर पाते। देखिए, ये बिहार में भी आपने देखा और यहाँ भी। यहाँ देखिए, अब हेमंत सोरेन बड़े भाई की भूमिका में है, वो 5 साल से मुख्यमंत्री हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं। दलीय स्थिति पर भी उनकी सबसे ज्यादा, अगर महागठबंधन में कोई मजबूत पार्टी है तो जेएमएम है, और जेएमएम बड़े भाई की भूमिका है। उन्होंने कुछ सोच करके ये रणनीति अपनाई होगी, कुछ सोचा होगा, और उसी के तहत उन्होंने ये कहा है कि 70 सीट पर जेएमएम और कांग्रेस, और 11 सीट पर जो उनके सहयोगी दल हैं लेफ्ट और आरजेडी, ये लड़ेंगे। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि जो चर्चाएं चल रही हैं, शायद शंभू जी इससे उनको पता होगा, शंभू जी को, कि कांग्रेस को भी उतनी जितनी सीट पिछली बार 2019 में दी गई थी, चर्चाएं हैं कि उनकी भी सीट कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरजेडी की जो डिमांड कर रही है उतना मिल जाए। हो सकता है कि कांग्रेस का आने वाले दिनों में आप सुन सकते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ सीट कम हो गए। तो ये पूरा सोच समझकर रणनीति के तहत, चूंकि उनका एक वोट बैंक है, एक बेस है झारखंड में, हाँ, वो जहां, और ये हो सकता है जो आपने कहा, हो सकता है सीटें कम हो, और शायद ये एक समय की मांग भी है, ये जरूरत भी है, क्योंकि गठबंधन को अगर आपको मजबूती देनी है, गठबंधन को आपको फिर से सत्ता तक वापस लेकर आना है, तो मुझे लगता है कि यहां पर थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये कांग्रेस को समझना होगा। अगर गठबंधन में कोई, क्योंकि धीरज ये सच्चाई भी है ना कि आप देखिए सहयोगी दलों की ताकत पर कांग्रेस परफॉर्म कर रही है, लेकिन गठबंधन को डेंट कांग्रेस की वजह से पहुंच रहा है। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अभी धीरज जी, आपको रोकना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ अमर बावरी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता और नेता प्रतिपक्ष हैं। अमर बावरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद, जोहार आप सबको। जी जोहार। ये बताइए कि ये जो सीट शेयरिंग आप लोगों ने कर दिया, गठबंधन में ऐलान भी कर दिया कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, 66 कैंडिडेट का ऐलान हो गया, क्या सोचकर आपको लग रहा है कि ये जो पहले ऐलान कर दिया गया इसका बहुत फायदा मिलेगा क्या चुनाव में? निश्चित रूप से जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है और चुनाव के मैदान में इस सरकार को उखाड़ के बाहर फेंकने का संकल्प पूरा एनडीए ने लिया है, तो जनता का उम्मीद है, तो इसके लिए तो हमारे कौन प्रत्याशी कहां से उतरेंगे उसकी सूची जारी करने के लिए आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जारी कर दिया है। अब सारे लोग मैदान में जाकर के जनता के आशीर्वाद से इस भ्रष्टाचारी सरकार को उठा के बाहर फेंकना है।
हालांकि कैंडिडेट का नाम तो अब घोषित हो गया है, तो उस पर इफ बट तो नहीं, लेकिन हाँ, कुछ सीटों को लेकर चर्चा हो रही थी कि शायद कैंडिडेट बदले जा सकते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट विधायक बरकरार रखे गए। इसके पीछे कोई खास रणनीति? हाँ, सभी चीजों पे पूरा विचार विमर्श करने के बाद, सारी चीजें देखने के बाद कौन इस समय इस वर्तमान ठगबंधन की सरकार को अच्छे से चुनौती दे करके इस ठगबंधन सरकार को हरा सकता है, इस दृष्टिकोण से जीतने वाले प्रत्याशियों का इस बार पुनः मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अच्छा बावरी जी, 68 सीटें कहा गया था कि बीजेपी के खाते में होंगी, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगली लाइन यह भी कह दी गई थी कि 1-2 सीटें ऐसी हैं जिस पर अभी बातचीत चल रही है। तो क्या वो 1-2 सीटों को लेकर अभी कंफर्म नहीं है कि वो सहयोगी दल को भी दी जा सकती हैं या बीजेपी? अभी जो 2 सीटें जो है रुकी हुई, वो सेकेंड फेज का है जी। कुछ चीजें रणनीति का भी हिस्सा होती है और थोड़ा इंतजार करिए। अभी तो हम लोगों ने सूची गठबंधन का डिक्लेरेशन करके प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित कर दी है जी। वहीं सामने ठगबंधन जो है अभी भी खतराग में ही लगा हुआ है। उनके अभी स्वार्थ की प्रतिपूर्ति नहीं होने के कारण आज से ही खतराग चालू हो गया। ये सारे स्वार्थी लोग हैं, झारखंड के लुटेरे लोग हैं, इनको झारखंड की जनता इस बार निर्मूल करना चाहती है। 23 नवंबर को कमल खिलेगा और ये सारे बाहर के रास्ते। चलिए, आपने विरोधियों की बात कर दी, हम लोग चर्चा भी वही कर रहे थे। ये बताइए कि चूंकि आज आरजेडी ने काफी सख्त अंदाज में मीडिया में कह दिया कि अगर हमारी बात नहीं सुनती है सरकार, मतलब जेएमएम, तो फिर हम सारे विकल्प हमारे खुले हुए हैं। नहीं, इतना साहस नहीं है हो सकता। अगर साहस रहता तो फिर जहां जिस पार्टी ने कहा कि झारखंड हमारे लाश पर बनेगा, आज उसी पार्टी के साथ जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नामधारी पार्टी है यहाँ की, जो यहाँ के बड़े बड़े दावे करते हैं, उनके साथ गठबंधन बना करके यहाँ झारखंड को लूट रही है। तो इसलिए उतना साहस नहीं। लास्ट में लोग जो है एक ही साथ, क्योंकि इनकी लड़ाई विचारों की लड़ाई थोड़ी है, इनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ झारखंड को लूटने के लिए है। और झारखंड को लूटने के लिए इनको अकेले भारतीय जनता पार्टी कभी भी इनको कोई चुनौती नहीं मानता है। इनको भारतीय जनता पार्टी या झारखंड से लूटने से यदि कोई रोक सकता है तो बीजेपी रोक सकती है। इसलिए इनको एक साथ ही आना पड़ेगा और इसीलिए ये आएंगे ही। ये ठगबंधन के गठबंधन बनेगी ही बनेगी। मैं आज आपको बोलता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये जितना भी रुसा रुसी करेगा मौसा मौसी वाला, लास्ट में सबका गठबंधन होगा ही होगा, क्योंकि इनका उद्देश्य झारखंड की सेवा नहीं, झारखंड को लूटना है। मतलब आपको लगता है कि इनकी मजबूरी है कि इनको साथ रहना है, अकेले अकेले हिम्मत नहीं करेंगे ये लोग? 110% कुछ नहीं कर सकता है। तो अच्छा बावरी जी, बस एक आखिरी सवाल, मुद्दे आप लोग किस खास मुद्दे पर ये चुनाव में जाएंगे? क्योंकि माटी बेटी रोटी ये सब तो बातें हुई, लेकिन मुद्दे खास क्या होंगे? क्योंकि वहां से ये कहा जा रहा है कि जो आखिर में योजनाएं चलाई गई हैं उसका उन लोगों को मास्टर स्ट्रोक वो लग रहा है सरकार को। मास्टर स्ट्रोक यदि रहता तो गोगो दीदी जो योजना भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में पंचप्रण के रूप में रखी, उसके एक घोषणा मात्र से 60 लाख माताओं ने, बहनों ने उसका रजिस्ट्रेशन करा लिया और इस सरकार की पूरे हवाइयां उड़ने लगी। और कभी ये ईसी के दफ्तर, कभी अपने डीसी को, कभी अपने थानेदार को ट्वीट करने लगे। तो उस योजना का जनता को भी मालूम है कि 5 साल तक इन्होंने दिया नहीं। 72,000 का वादा किया था, 2,000 लाख खर्चा का वादा किया था, तो दिया नहीं। लास्ट के समय में चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा रहे। हम जाएंगे युवाओं के मुद्दे पर। जिन युवाओं का जीवन इन्होंने बर्बाद किया, जिन युवाओं को आज सड़क पे आना पड़ा, अपने भविष्य के लिए इतने चिंतित रहे कि सारे एग्जाम्स जितने भी लिए उसमें वो सिर्फ बेचने का काम किया। 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे वो वायदे को भुला दिया। 5,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे भुला दिया। बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण हमारा माटी बेटी रोटी का समस्या पैदा हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को फाइन लगाया है कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठ पे जो माननीय उच्च न्यायालय ने आपको निर्देशित किया है कि संथाल परिणाम में डेमोग्राफी का चेंजेस के कारण आज जी। अमर बावरी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि जो लोग अपनी योजनाओं को मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं, जनता उन्हें इस बार चुनाव में शिकस्त देगी और उन्हें मज़ा चखाएगी। तो बीजेपी काफ़ी उत्साहित है, क्योंकि पहले ऐलान कर दिया है अपने सीटों का भी, कैंडिडेट्स का भी। और
एक बार हम सुनाते हैं, सुनील सोरेन कुछ कह रहे हैं, वो सुन। हमारी लड़ाई, हम विधायक बने, सांसद बने, तो हमारी लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ ही हुआ है और अभी भी हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है। लेकिन अभी जिस तरह से यहाँ का माहौल है और इन लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर लूट खसोट किया है, इन सारे चीज़ों को जो है यहाँ पर अशांत कर दिया है। हमने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा दिया है, तो निश्चित रूप से जनता जो है समझ रही है और यहाँ जो है वो टक्कर में नहीं रहेगा, ऐसा मेरा विचार है। राजनीतिक सफर की बात करें तो कैसे आपकी शुरुआत हुई थी, कहाँ से हुई थी और क्या क्या आपको फिर ऐसे मिला है? देखिए, हमारा जिस तरह से हमने सफ़र शुरू किया और जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मुझे जमा से जो है टिकट देने का काम किया और पहली बार हमको जो है वहाँ से विधायक बनाने का काम किया, सांसद भी बनाने का काम किया और फिर से आज जो है हमको जो है आज उम्मीदवार बनाने का काम किया है। इसलिए जो है पार्टी को मेरे ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहिए। और अब सुन लेते हैं रांची से विधायक सीपी सिंह ने क्या कहा है, वो भी सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व और साथ ही साथ रांची महानगर के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके सहारे, जिनके बदौलत मैं 7वीं बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान का ध्यान रखती है और वैसे कार्यकर्ताओं का जो वफादारी के साथ काम में लगता है, पार्टी के हित के लिए रखता है, उसका विशेष ख्याल रखती है। तो मुझे विश्वास था कि मैं जनसंघ काल का कार्यकर्ता हूं। जो मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था उस समय से जनसंघ का काम करता रहा, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम करता रहा, फिर जनता युवा मोर्चा में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में 80 से काम किया। तो कहने का तात्पर्य है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ रांची की जनता को भी मैं बधाई देता हूं कि रांची की जनता ने मुझे 6 बार चुनाव जिताया है, अपना आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन दिया। इस बार 7वीं बार भी वो देगी। चलिए, हमारे साथ धीरज ठाकुर भी जुड़े हुए हैं और शंभुनाथ जी भी हमारे से जुड़े हैं। शंभुनाथ जी, आपने सुना अभी अमर बावरी जी कह रहे थे और जो बार बार चर्चा होती है कि मास्टर स्ट्रोक सरकार ने एन वक्त पे चला था जिसका फायदा चुनाव में हो सकता है, और अब तो खैर चुनाव प्रचार में जाएंगे तो ये सब बातें, सारी योजनाएं गिनाएंगे। अमर बावरी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हमारा माटी बेटी रोटी का जो नारा है ये ज्यादा कामयाब होगा। हाँ, नहीं, देखिए, अभी तक पॉलिटिकल नैरेटिव की लड़ाई में मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि हेमंत सोरेन को कुछ मामलों में एज हासिल है। वो खासतौर पे आप ठीक कह रहे थे कि मैया सम्मान योजना भले ही नकार दें आप, लेकिन अभी तत्काल तौर पर उनको एज हासिल लगता है। तथापि बीजेपी भी जो है अपने मुद्दों पे बहुत मजबूती के साथ अभियान चला रही है और खासतौर पे जब उसकी लिस्ट आ गई है और उसके तमाम उम्मीदवार जब मैदान में अब सामने आ गए हैं तो बीजेपी अपनी तरफ से बढ़त हासिल करने की कोशिश आपने करेगी। ये लाइन कही तो मैं उससे जोड़ ले रहा हूं कि आपने कहा ना कि पॉलिटिकल माइलेज या पॉलिटिकल एज थोड़ा मिला हुआ है जेएमएम को या हेमंत सोरेन को, तो अब जोड़ लेते हैं। जो उससे पहले धीरज ठाकुर बोल भी रहे थे, धीरज कह रहे थे कि भाई ये जो मैं कह रहा था ना कि कांग्रेस गठबंधन को अभी तक देखा गया है कि जहां सहयोगी दल बहुत मजबूत हैं वहां कांग्रेस अपनी ताकत दिखा रही है कि हाँ हम बहुत ताकतवर हैं, जबकि हकीकत यह है कि वो सहयोगी दल के भरोसे चल रही है। गठबंधन को डेंट कांग्रेस की वजह से लग रहा है, ये कांग्रेस शायद समझ नहीं पा रही है। जो आपने कहा ना कि हेमंत सोरेन के नाम पर तो पॉलिटिकल माइलेज मिला हुआ है, लेकिन गठबंधन के सहयोगी दल कितना उसको फायदा पहुंचाएंगे? नहीं, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि कांग्रेस की कमजोर कड़ी है और बीजेपी की भी रणनीति है कि कांग्रेस को जो 16 सीटें मिली थी कांग्रेस को फोकस कर रही है, क्योंकि कांग्रेस उस तरीके से जो योजनाएं हैं या कांग्रेस के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन्होंने कोई ऐसा इस तरीके से उनका पॉलिटिकल अभियान चला नहीं, या आप ये कह नहीं सकते कि वो बहुत मजबूत होने वाले। यही वजह है कि कांग्रेस अपने कई उम्मीदवारों का, कई विधायकों का टिकट काटने का मन बना रही है। ये बात अभी हवा में आ रही है, मैंने ये चर्चा में है कि हाँ भाई कांग्रेस अपने कई विधायकों के टिकट काट सकती है। वजह यही है तो कांग्रेस जो है वो इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है हेमंत सोरेन के ही भरोसे। आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इससे 100% सहमत हूं कि हेमंत सोरेन है, उनकी बदौलत जो ताकत इनको मिल जाए। बाकी कांग्रेस का कोई अपना
इस तरीके से न तो इन्होंने संगठनात्मक कोशिश की, राजद की भी मैं बात कर रहा हूं कि संगठन का विस्तार हो, संगठन का भला हो, नए लोग जुड़े, ऐसी कोई कोशिश दिखी नहीं। बिल्कुल, आरजेडी अपने समय हो सकता है जब संयुक्त था बिहार झारखंड तब की बात अलग थी, तब तो जेडीयू भी बहुत ताकतवर थी, लेकिन वर्तमान ताकत देखी जाती है। 7 कैंडिडेट आपके पिछले बार चुनाव लड़ते हैं, 1 जीतता है और आप कहते हैं कि नहीं, हमको अगर 7 भी मिला तो हमारे लिए नाइंसाफी हो रही है, हमें और ज्यादा चाहिए। आज आरजेडी का पूरा अमला यहाँ पे है और ये चुनाव से पहले कितनी बार आए। मैं ये कहता हूँ कि इवन तेजस्वी यादव जो सबसे बड़े लीडर हैं, वो मुश्किल से 5-6 बार आए होंगे इन पूरे 5-6 सालों में संगठनात्मक कार्यों से। तो अब ये स्थिति है कि आपका संगठन कैसे बढ़ेगा, और आप जब चुनाव आया है तो दावेदारी कर रहे हैं, जाहिर है अब उसी हिसाब से तवज्जो भी दे रहे हैं हेमंत सोरेन कि भाई आप जब जमीन पे काम नहीं करेंगे, जमीन पे आपका अभियान नहीं चलेगा, तो कैसे कोई गठबंधन का जो लीडर है जिसपे बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि चूंकि जेएमएम तो खैर क्षेत्रीय पार्टी है और झारखंड में सबसे मजबूत पार्टी इस वक्त है महागठबंधन के लिहाज से अगर देखें तो, बीजेपी का और कांग्रेस का मैं इसलिए जिक्र कर रहा था, ये तुलना होती कि बीजेपी सहयोगी दलों के साथ बिहार में नीतीश कुमार के साथ छोटे भाई की भूमिका में भी एडजस्ट कर रही थी, बड़े भाई की भूमिका में भी वही तालमेल बनाकर अपना चल रही है। ये कांग्रेस नहीं कर पाती, वो गठबंधन दलों को नाराज करती है। धीरज, आपसे जो बात हो रही थी यही जो अभी शंभुनाथ जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस डेंट करती है गठबंधन को, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं होती और गठबंधन को नुकसान होता है। हेमंत सोरेन तो ऑलरेडी बड़ी ताकत है झारखंड में। जी बिल्कुल, मैं शंभुनाथ जी के बात से पूरी तरह सहमत हूं कि जेएमएम बड़ी पार्टी है। जेएमएम पूरे 5 साल में संगठन के तौर पर भी काम करती रहती है। उनके मीटिंग्स होते हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, हर क्षेत्र में हैं, हर विधानसभा में हैं, और जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस ही हो, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस है या फिर आरजेडी है। कांग्रेस तो थोड़ा बहुत अगर मान भी लें कि बीच बीच में अपने संगठन के लिए काम भी करती है, लेकिन आरजेडी संगठन के लिए कोई मजबूती के लिए कोई 5 सालों में तो इस तरह से काम नहीं किया गया ताकि उनको इतनी सीट दे दी जाए। और इस बात को बखूबी जानते हैं जेएमएम के नेता, इस बात को जानते हैं कि अगर हम ज्यादा सीट देते हैं तो हो सकता है कि हमको नुकसान उठाना पड़े। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं अभिषेक कि इस बात को जानते, वो भी जानते हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दिया जाए तो हो सकता है कि नुकसान उठाना पड़े। तो कहीं उनको भी लगता है कि अगर हमारे साथ जो एलाइज हैं उनके संगठन इतने मजबूत नहीं है। हाँ, अगर कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीत जाती और जम्मू कश्मीर में अच्छी करती तो हो सकता था कि उसका एज मिलता, लेकिन वो जब कि वहां हरियाणा में बहुत ज्यादा मजबूत है कांग्रेस, वहां भी नहीं जब सत्ता में दोबारा आ सकी, तब झारखंड में जिस तरह से यही बात मैं कह रहा हूं ना धीरज, जिस दिन हम लोग चर्चा हुई थी, हरियाणा जम्मू कश्मीर का परिणाम आया था, तो मैंने कांग्रेस के नेताओं से पूछा भाई कि जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों में से आपको 6 सीटें मिलती हैं और कांग्रेस उसी पर उछलते हुए कहती है कि बीजेपी को हमने धूल चटा दिया। अरे धूल क्या चटा दिया? आपको 6 सीटें मिली हैं, बीजेपी को आपने दूसरे नंबर की पार्टी है सदन में बीजेपी। तो ये कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना सहयोगी दलों की ताकत पर, ये बहुत नेगेटिव होता है। और ये चीज आरजेडी को भी समझना पड़ेगा कि आपने संगठन का विस्तार प्रदेश में किया ना किया, लेकिन आप चुनाव के समय पहुंच गए कि बिहार से सटे जितने इलाके हैं वहां पर हमारा दबदबा है, हमें वो सीटें दे दी जाएं। धीरज जी बिल्कुल, आप देखिए, आप जैसे राहुल गांधी आज आए थे, अगर चुनाव के वक्त आज आ रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर पार्टी के नेताओं से, हालांकि उन्होंने बैठक की है, ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने बैठक की है, लेकिन एक जो मैसेजिंग देना होता है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, बैठक कर रहे हैं सारे एलाइज के साथ, उसका एक मैसेजिंग होता है जो पब्लिक में परसेप्शन बनता है। और चुनाव में परसेप्शन का बहुत बड़ा खेल होता है, नेरेटिव गढ़ा जाता है। आप आए यहाँ, बातचीत किए और फिर चल दिए। तो एक कांग्रेस, जिस तरह से शंभुनाथ जी कह रहे थे, कांग्रेस इस कमजोर कड़ी दिख रही है, और साथ में आरजेडी, भले ही बिहार में मजबूत है आरजेडी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन झारखंड में भी उतना ही मजबूत है, ये तो कहीं से नहीं, यहाँ जेएमएम मजबूत है। और जेएमएम उसी रणनीति के तहत वो अपनी सीट को देख रही है। हो सकता है कि सीट में भी फेरबदल हो कांग्रेस और जेएमएम में, और ताकत इस आधार पे देखी जाती है ना। ऐसा नहीं है कि आरजेडी का वोट बैंक झारखंड में नहीं हो या कांग्रेस का नहीं हो, लेकिन ये ताकत इस हिसाब से देखी जाती है कि अगर सभी दल अलग अलग हो जाएं और तब चुनाव लड़ें तो फाइट में कौन होगा। तो ऑब्वियस सी बात है बीजेपी और जेएमएम सबसे मजबूत दल में होंगे, फाइट में होंगे दोनों ज्यादातर सीटों पर। आरजेडी कांग्रेस कहीं बहुत पीछे होंगे। लेकिन एक बार मैं फिर से एनडीए के खेमे पर आता हूं बातचीत के लिए। शंभुनाथ जी,
ये जो आदिवासी बहुल जो सीटें हैं, जिसको हम शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीट कहते हैं, वहां पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा, बीजेपी नहीं जीत पाई कोई सीट। और इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी उस नुकसान की भरपाई चाहेगी। कितना बड़ा फैक्टर होंगे चंपाई सोरेन, कितनी बड़ी फैक्टर होंगी सीता सोरेन, कितना फायदा पहुंचेगा? नहीं, आप देखिए, बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है। पिछली बार सत्ता से बाहर होने की वजह यही रही कि 28 में से 26 आदिवासी सीटें, 26 एसटी रिजर्व सीटों पे ये चुनाव हार गए थे बीजेपी चुनाव। और अब इस बार इनके सामने जो बड़ी चुनौती है वो यही है। तो आप देखेंगे कि इस डैमेज कंट्रोल की और इस लोकसभा चुनाव में भी जो 5 सुरक्षित सीटें थी, उन जगहों पे बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी के सामने चैलेंज यही है, इसलिए उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए चंपाई सोरेन को एक बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की है। और चंपाई सोरेन को जिस तरीके से पार्टी में तवज्जो मिल रही है वो बहुत गौर करने लायक है। असल में संथाल कम्युनिटी को एड्रेस करने वाला अब आज की तारीख में बात करूं तो चंपाई सोरेन ही बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं। केवल कोल्हान में नहीं, जहां से वो आते हैं उसके अलावा संथाल परगना में भी उनका बीजेपी भरपूर इस्तेमाल कर रही है। तो मैं ये समझता हूं कि इसका असर तो दिखेगा। और चंपाई सोरेन कद्दावर लीडर रहे हैं और उन तमाम रणनीतियों को जानते हैं जिनको अपनाकर जेएमएम जो है वो जीत हासिल करती रही है। तो चंपाई सोरेन इस खेमे के हैं जिन्होंने माने लंबा समय गुजारा है, जेएमएम की एक एक रणनीति से अवगत हैं और वो अब भाजपा के साथ हैं। तो एक बड़ा कारगर चेहरा जो है वो उनको मिला है। अब कितना लाभ वो उठा पाते हैं, कितना भुना पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और ये बहुत बड़ा, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा लूपहोल है जिसको बीजेपी को किसी तरीके से भरना पड़ेगा। क्योंकि अब आपने कहा कि चंपाई सोरेन, इस हिसाब से देखें तो अभी बीजेपी के लिए आदिवासी सबसे बड़ा चेहरा है, जबकि बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको परिणाम में क्यों नहीं बदल पा रही है बीजेपी, सवाल है। बाबूलाल मरांडी हैं, अर्जुन मुंडा हैं, अब तो सीता सोरेन भी हैं, चंपाई सोरेन भी हैं, तो तमाम चेहरे हैं। आदिवासियों में जो संथाल कम्युनिटी है वो सबसे बड़ी कम्युनिटी है जी। बाबूलाल मरांडी भी जरूर संथाल कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी छवि अब एक दूसरे तरीके की बन चुकी है। और संथालों के माने कि रहन सहन के हिसाब से, बाकी सारी चीजों से, चेहरे मोहरे से और बाकी तमाम चीजों से जो उसके करीब हैं वो चंपाई सोरेन ही है। अर्जुन मुंडा कम्युनिटी से आते हैं जिनका प्रभाव जो है मुंडा प्रभावित सीटों पे हो सकता है। लेकिन संथाल वाली जो सीटें हैं या संथाल बहुल जो सीटें हैं या सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है आदिवासियों को, उसको एड्रेस करने वाले लीडर जो है आज की तारीख में चंपाई सोरेन ही है। और इसका लाभ बीजेपी जरूर लेना चाहेगी। तो मुझे लगता है हाँ, ये जरूर है कि सीता सोरेन के आने का, सीता सोरेन को इन्होंने एक मनोवैज्ञानिक तौर पर जेएमएम परिवार को झटका देने की कोशिश थी, लेकिन सीता सोरेन के आने से कोई बहुत असर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। व्यक्तिगत तौर पर वो अगर अपनी सीट भी निकाल ले तो बड़ी बात होगी। और ये बीजेपी के लिए ही नहीं, मुझे लगता है चंपाई सोरेन के लिए भी अग्नि परीक्षा है कि चंपाई सोरेन अब इधर आए हैं तो वो कितना बड़ा परिवर्तन लाते हैं, उससे उनका कद भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा बीजेपी में। फिर बिल्कुल, तो आदिवासी सीटों को परिणाम कितना तब्दील माने अपने पक्ष में ला पाती है बीजेपी, इसी बात पर निर्भर करेगा। और मेरा ख्याल है कि बीजेपी जो है वो दो बातों पे फोकस कर रही है, एक तो कांग्रेस की सीटें और दूसरी आदिवासी सीटें जो है उनमें से कुछ सीटें कुछ जो है वो हासिल कर ले जाए। चलिए धीरज, एक बार मैं फिर से धीरज ठाकुर के पास भी चलता हूं। धीरज आप बताएं, और ये जो सवाल आदिवासी बहुल क्षेत्रों का है, और आप भी अगर कोई सवाल शंभुनाथ जी से पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं वहां से। जी नहीं, सही कह रहे थे शंभुनाथ जी। देखिए, कोल्हान क्षेत्र में सबसे ज्यादा बीजेपी का फोकस है। बीजेपी 2019 में एक भी सीट नहीं ले पाई थी। वहां बीजेपी को जो चंपाई सोरेन को लाया है, साथ में गीता कोड़ा भी आई हैं, अर्जुन मुंडा भी उस क्षेत्र से आते हैं, तो रघुवर दास भी उस क्षेत्र से आते हैं। तो इस बार बीजेपी की फोकस जो है वो कोल्हान से है कि इस बार उनकी सीट जो है वहां से बढ़े, और साथ ही संथाल एरिया में, संथाल क्षेत्र में भी उनकी सीट जो पिछली बार नहीं आई थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौती भी है बीजेपी के लिए, इसको कैसे बीजेपी आगे ले जा पाती है। दूसरी बात, 2019 में आजसू अलग अलग, आजसू और बीजेपी दोनों अलग अलग लड़े थे। लास्ट समय में दोनों का गठबंधन टूट गया था, उसके बाद इस बार साथ में है, तो इसका एक फायदा एनडीए गठबंधन को जो है वो दिख रहा है। अब ओवर कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास हरियाणा में क्या हुआ जनता बताती नहीं है।
चुपचाप रहती है, साइलेंट रहती है। और दूसरी बात, महिला वोटर, महिला वोट फैक्टर्स जो है वो भी बहुत बड़ा यहाँ पर काम करेगा, और जिसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है कि मैया समान योजना, उसको कोई भी पार्टी हल्के में न ले, वो जमीन तक उसका मैसेज जा चुका है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस योजना का फायदा बिल्कुल जरूर सत्ताधारी यानी आदिवासी वोट और महिला वोट ये बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने पाले में करे। और बड़ी चुनौती यही है कि 2019 में भी आपको झटका लगता है आदिवासी बहुल सीटों पर, और 5 साल के बाद 2024 में जब आप लोकसभा चुनाव लड़ने जाते हैं तब भी आपको झटका लगता है। इसका मतलब है कि 5 साल में उस कमी को दूर नहीं कर पाई बीजेपी, तो अब पता नहीं लोकसभा चुनाव से लेकर और अब विधानसभा चुनाव तक इस 6 महीने में या 5 महीने में कितना पाट पाएगी उसको। शंभुनाथ जी, क्या लगता है, कवर कर पाएगी बीजेपी उस चीज को जो 5 साल में नहीं कर पाई? हाँ, नहीं देखिए, ऐसे तो आप कहें कि बीजेपी जिन नेताओं को लेकर आई है वही उसकी ताकत है। और एक और बात है कि एक और धार देने की कोशिश की है बीजेपी ने इस मुद्दे को। लोकसभा चुनाव के बाद से लेके अब तक वो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा है उसको बीजेपी ने मजबूती से एक नैरेटिव में तब्दील करने की कोशिश की है, और ये नैरेटिव परिणाम में कितना तब्दील होता है इस पे बहुत डिपेंड करेगा बीजेपी का प्रदर्शन। कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मसला है, और खासतौर पे तब आप देखेंगे कि चंपई सोरेन जो है वो पाकुड़ में, जामताड़ा में और कई जगहों पे माझी परगना सम्मेलन करते हैं। माझी परगना यहाँ पे वो होता है, माझी उनको कहते हैं जो आदिवासी बहुल गांव है और जहां आदिवासियों की परंपरागत स्वशासन व्यवस्था रहती है, ग्राम प्रमुख होते हैं। तो उनके सम्मेलनों में जिस तरीके की भीड़ जुटाई इस मुद्दे पर चंपई सोरेन ने, वो जरूर गौर करने की बात है कि पाकुड़ में और जामताड़ा में इन दोनों सभाओं की तस्वीरें मैंने देखी, वीडियोस मैंने देखे, और जिस तरीके से भीड़ जुटी है वो उत्साहजनक है। अब ये कितना परिणाम में तब्दील हो पाता है, ये थोड़ा इस पे इंतजार करने की जरूरत है। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठ को खासतौर पर संथाल परगना के इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। तो 2 चीजें हैं, एक तो है कि चंपई सोरेन जैसे लीडर, लोबिन हेम्ब्रम जैसे लीडर, और बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा, इन दोनों हथियारों को आजमाकर बीजेपी बढ़त लेने की कोशिश करेगी। कामयाब कितनी हो पाती है ये देखने वाली बात। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और ये बड़ा फैक्टर होगा तो चंपई सोरेन का कद भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी में अगर आते हैं और ये आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, आदिवासी प्रभावित जो सीटें हैं उस पर कितना। आखिरी बात धीरज आपसे कि ये बीजेपी ने तो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, सहयोगी दल जो बीजेपी के हैं आजसू के बारे में खास तौर पर क्या कुछ जानकारी है कि वो कब तक जारी करने वाली है आजसू अपनी सीटें? देखिए, मुझे लगता है कि आज रात नहीं तो कल सुबह तक वो भी अपनी लिस्ट जो है आज वो जारी कर देंगे। उनका भी लिस्ट तैयार है, उम्मीदवारों का नाम तैयार है, वो भी कल तक कर देंगे। लेकिन मुझे शंभुनाथ जी से एक सवाल पूछना था कि जनरल सीट से बाबूलाल मरांडी विधायक रहे हैं और इस बार भी वहीं से उनको टिकट दिया गया। क्या उनको अगर किसी आदिवासी सीट से उनको टिकट दिया जाता तो एक मैसेज नहीं जाता शंभुनाथ जी? ये जाता, लेकिन बाबूलाल जी का मेरी जो जानकारी है वो ये है कि बाबूलाल जी का वो गृह क्षेत्र है, और उन्होंने पार्टी को ये कहा कि मैं अपने घर में अगर से अलग हो जाऊंगा तो ये थोड़ी मुश्किल होगी, और ये हमारे लिए जो है तो घर में प्रभाव बनाए रखना जो है वो बहुत जरूरी है। और जहां मैं पिछले 5 साल उस वक्त पे भी, तो बाबूलाल जी की रणनीति ये है। बाकी तमाम देखेंगे कि आप आदिवासी लीडर्स, अरुण उरांव जो बड़े कद्दावर, मतलब आप समझिए कि आईपीएस थे, लंबे समय तक रहे पंजाब में, अगर रहते अब तक पंजाब कैडर के अफसर थे, उनको पहली बार टिकट मिला। 10 सालों से वो 2013 में छोड़ आए थे और अब आए, और अब उनको पहली बार टिकट मिला है। तो बीजेपी ने कोशिश की है कि आदिवासी सीटों पे जो कद्दावर लीडर हो सकते हैं वो ये, और बाबूलाल जी को बिल्कुल उसमें मैं बस वो एक जोड़ना चाहूंगा, हालांकि समय कम है, कि बस यही कि मुझे भी लगता है कि शायद ये हो सकता है कि बाबूलाल मरांडी को अगर आदिवासी सीट पर लाया जाता तो उसका मैसेज ये चला जाता कि वो जनरल सीट से नहीं लड़ पा रहे हैं, डर रहे हैं, इसीलिए वो आदिवासी बहुल क्षेत्र से आ रहे हैं। आदिवासियों के क्षेत्र में जाकर उस सीट पर जाकर वो प्रचार तो करेंगे ही, लेकिन वो शायद अपना दबदबा दिखाना चाहते हो कि नहीं, मैं सीट नहीं बदलूंगा, मैं जनरल सीट से आज भी लड़ सकता हूं जहां पर जनरल है सब कुछ। ये हो सकता है शंभुनाथ जी?
बिल्कुल बिल्कुल। ये एक दबदबा बनाने की कोशिश है। बाबूलाल जी जी। जब उनकी सियासी पकड़ थी तो उन्होंने कोडरमा से भी आप लोकसभा संसदीय चुनाव जीते, तो बाबूलाल जी हमेशा ये जोखिम उठाते रहे हैं कि बिल्कुल। जनरल सीटों से वो चुनाव और इसका प्रभाव पड़ता है। आप तभी बड़े नेता कहलाते हैं कि आप कहीं से जीतें, लेकिन अपनी बिरादरी का वोट आप दूसरी सीटों पर जाकर ट्रांसफर करा सके अपनी पार्टी के पाले में, तो महत्वपूर्ण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज आपका भी, शंभुनाथ जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत में शामिल होने के लिए। तो खास बात यह कि बीजेपी ने 66 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। देखना है और इंतजार है सबका यही कि महागठबंधन की तरफ से क्या कुछ जानकारी अगले 24 घंटे में भी निकल कर आती है या नहीं, पॉजिटिव क्या निकल कर आता है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।